शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अब सवाल है कि क्या 24 घंटों के भीतर भीतर एक नया बम फूटने वाला है? क्या सरकार अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोई साजिश कर रही है? और ये सुप्रीम कोर्ट में कौन सा विवाद चल रहा है जिसका इतना जिक्र हो रहा है? क्यों विपक्ष बीजेपी सरकार पर भड़का हुआ है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। और आज सबसे पहले पॉइंट में हम यही बात करेंगे कि शंकराचार्य ने आखिरकार सरकार को अल्टीमेटम क्या दिया है। दूसरा देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर कौन सी साजिश का आरोप लगाया है। तीसरा है, अखिलेश ने क्यों मांगी अविमुक्तेश्वरानंद से माफी। चौथा है, शंकराचार्य पर सुप्रीम कोर्ट में कौन सा विवाद है जो अब तक चल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। और पांचवा है कि आखिरकार शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या होता है और ये कहां से शुरू हुई, इसका इतिहास क्या है, सब कुछ आसान भाषा में। सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, शंकराचार्य ने सरकार को अल्टीमेटम क्यों दिया है। देखिए, आपको सबको पता है कि इस वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर विवाद चल रहा है क्योंकि वो स्नान करना चाहते थे, लेकिन योगी के प्रशासन ने ऐसा होने नहीं दिया। उनको बोला कि पैदल चल के जाना है। उसके बाद विवाद बढ़ गया तो योगी सरकार की तरफ से, योगी प्रशासन की तरफ से अविमुक्तेश्वरानंद के पास एक नोटिस आता है कि आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं। इस पर ये भड़क गए। अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि ये नोटिस वापस ले लो। नोटिस आपका मनमाना है, दुर्भावनापूर्ण है और असंवैधानिक है। और ये और चेतावनी दी है अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को कि अगर ऐसा नहीं किया तो मैं कोर्ट में मानहानि का दावा करूंगा, तुम लोगों को कोर्ट लेकर चलूंगा, माफी मांगो वरना आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। हर मेले में मैं प्रयाग आऊंगा लेकिन शिविर में नहीं बैठूंगा, फुटपाथ पर बैठूंगा। आपको पता है ना, योगी प्रशासन ने ये पूछा था कि आप खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर सकते हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट में तो अभी तक ये मामला चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, तो अपने आप को आप शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं। अब देखिए, जो दूसरे पीठ के शंकराचार्य हैं, द्वारका पीठ के, उन्होंने कहा है कि ये योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये शासन का अहंकार है। अब मैं आपको ज़रा टाइमलाइन बताती हूँ जिनको नहीं पता है जल्दी से। मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी के दिन अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पलकी पे सवार अपने साथ 200 शिष्यों को लेकर स्नान करने जा रहे थे। माघ मेला चल रहा था, प्रयागराज की बात है, यूपी में। तो पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया कि भाई आपकी ये पलकी आगे नहीं जा सकती, आपको पैदल जाना पड़ेगा, यानी जो आप पालकी में सवार है तो आप नीचे उतर के जाइए और स्नान कीजिए। तो शिष्यों को गुस्सा आ गया, उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी, पुलिस के साथ झड़प हुई। फिर आरोप यह है कि पुलिस ने लिटरली उन संतों को बाल खींच के पकड़ पकड़ के मारा। शंकराचार्य और शिष्यों ने किया हंगामा। उसके बाद यूपी पुलिस ने मारपीट की। अविमुक्तेश्वरानंद को बहुत गुस्सा आ गया, वो अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज संतों के साथ पिटाई की गई है ये योगी सरकार में, और उन्होंने डायरेक्ट बोला कि योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रशासन ने माफी तो नहीं मांगी अविमुक्तेश्वरानंद से कि संतों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आधी रात उनको एक नोटिस भेज दिया कि आप अपने आप को शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला चल रहा है। फिर अब शंकराचार्य ने नोटिस का जवाब दिया है और अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद देखिए, विपक्ष शंकराचार्य के साथ है और सरकार को घेर रहा है कि कैसे सनातन धर्म के ये जितने भी अध्यक्ष ही मान लीजिए आप इनको, पीठ के, आप कैसे संतों के साथ करें। तो ये पूरा मामला चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से प्रशासन का सवाल पर शंकराचार्य का जो जवाब आया है। उन्होंने ये कहा कि पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंदन 2022 में ब्रह्मलीन होने से पहले 1 फरवरी 2017 को वसीयत लिख के गए और घोषणा पत्र उन्होंने किया कि मुझे यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब है। 12 सितंबर 2022 को विधिवत पट्टाभिषेक किया गया मेरा। 2 शंकराचार्य का प्रत्यक्ष रूप से मुझे समर्थन है और तीसरे शंकराचार्य की मौन स्वीकृति है, तो हाँ मैं शंकराचार्य हूँ। और पीएम या सीएम या राष्ट्रपति भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन शंकराचार्य होगा। इस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद का बयान आया। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप भी लगाया है सरकार के ऊपर कि मुझे मारने की साजिश थी। अगर मैं उतर जाता अपनी पालकी से
तो वो भगदड़ मचवा देते और मुझे मरवाने की कोशिश थी। और क्योंकि जब पिछली साल महाकुंभ हुआ था उसमें भगदड़ के बाद मैंने योगी सरकार पर, मैंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि भाई ये लोग मौतों का आंकड़ा छुपा रहे हैं और इसलिए सरकार मुझसे नाराज है, तो सरकार मुझसे रिवेंज ले रही है, सरकार मुझसे बदला ले रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद को गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है और कहा जाता है कि इनके गुरु भी जो थे वो कांग्रेस समर्थक थे। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के समर्थक हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, ऐसी बातें कही जाती है और इसलिए खुन्नस निकाल रही है सरकार अभी मुक्तेश्वरानंद से। जनवरी 2024 में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इन्होंने यानी अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये सवाल उठाया था कि अधूरे मंदिर में आखिरकार मूर्ति स्थापना कैसे हो सकती है। 2025 में अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बीजेपी गौ रक्षा करने में असफल रही। फिर उसके बाद कई मौकों पर राहुल के बयानों का समर्थन किया है, इनफैक्ट योगी का इस्तीफा मांगा है और अभी मुक्तेश्वरानंद ने तो ये भी कह दिया कि हिंदू कायर है, मुस्लिम धन्य है, क्योंकि जब गौ रक्षा की बात आती है तो हिंदू आगे नहीं आता, लेकिन अगर ज्ञान व्यापी की 3 ईंटें हिल जाती है तो पूरा मुस्लिम समाज आगे आ जाता है। तो इसलिए हिंदू कायर है और मुस्लिम अपने धर्म के लिए कितना धन्य है कि वो अपने धर्म के लिए खड़ा रहता है। अभी ये इनके लेटेस्ट बयान है। तो किस तरीके से पूरा विवाद चल रहा है। अब इसी बीच में अचानक अखिलेश यादव की तरफ से एक पोस्ट आता है और वो माफ़ी मांगते हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए 23 सितंबर 2015 की बात है, वाराणसी में मूर्ति विसर्जन, गणेश जी का मूर्ति विसर्जन चल रहा था। उस वक्त साधु संत और पुलिस आपस में टकरा गए थे और उसी भीड़ में उन्हीं संतों में एक थे अभी मुक्तेश्वरानंद। उस टाइम पे ये शंकराचार्य नहीं थे, तो उन्हीं संतों के साथ पुलिस में आपस में भिड़ गए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था तकरीबन 40 संतों के ऊपर। उसकी जो तस्वीरें हैं मैं आपको ये साइड में दिखा रही हूँ। तो 2015 में उस वक्त किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव की सरकार थी तो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था। अब भी एक बाइट मैं आपको सुनाती हूँ जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तब भी लाठियाँ बजाई गई थी, आज भी बजाई गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने माफ़ी मांग ली, लेकिन अब योगी सरकार माफ़ी नहीं मान रही है। पहले आप ये बाइट सुनिए और मैं आपको बताती हूँ कि अखिलेश यादव ने क्या पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी, अपने उनके भी यही अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर यही सब थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहाँ बनारस में उस दिन भी था जिसने उस दिन भी लाठी मांगी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है। सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा त्राहि माम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। तो हमने क्या किया? माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? तो अखिलेश यादव ने कहा कि किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हों तो क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। महान लोगों को पता होता है कि उस दुष्टता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ रहा होगा। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। इस तरीके से पोस्ट किया और माफ़ी मांगी। सूबे में अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी और 6 साल बाद 2021 में ऑलरेडी अखिलेश संतों पर लाठी चार्ज के लिए माफ़ी मांग चुके हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने माफ़ भी कर दिया और इसका जिक्र भी अपनी बाइट में किया। फिर देखिए कांग्रेस बड़ी हमलावर है। पवन खेड़ा ने पूरी पीसी की और कहा कि कैसे अभी मुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका गया, योगी सरकार क्या कर रही है। इनफैक्ट अजय राय जो यूपी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चले गए अभी मुक्तेश्वरानंद के पास और वहाँ पे खड़े होकर कहा कि योगी मोदी तय करेंगे क्या कि शंकराचार्य की उपाधि किसके पास होगी, किसके पास नहीं होगी। तो इस बार विपक्ष जो है वो पूरा बीजेपी सरकार को घेरे हुए है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा विवाद है जो आज तक नहीं सुलझा है और उसी आधार पर योगी के प्रशासन ने नोटिस दिया है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को। तो ये कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल 1989 को। ज्योतिष पीठ के संत बौद्ध श्रम का निधन हो जाता है। उसके बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ? 15 अप्रैल 1989 ज्योतिष पीठ के संत शतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित हो गया। मतलब ये हुआ कि एक ही पीठ के अब 2 शंकराचार्य हो गए। फिर ये मामला भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा
कि हम दोनों को ही शंकराचार्य नहीं मानते, ना ही स्वरूपानंद सरस्वती को और ना ही वासुदेवानंद, दोनों ही नहीं है। फिर 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। जब इनका निधन हो गया तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने अगले दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया और 16 अक्टूबर 2022 की ये बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद को पट्टाभिषेक छत्र चमर पर हम रोक लगाते हैं। पर अब अभी मुक्तेश्वरानंद यही कह रहे हैं कि भाई पट्टाभिषेक पे रोक है ना, पदवी तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं, हम तो हैं ही ना शंकराचार्य। जब तीनों 4 पीठ होते हैं, जब तीनों की हमारे पास अनुमति है, सहमति है, तो हम हो गए शंकराचार्य। तो इस तरीके से ये पूरा विवाद आगे बढ़ा। ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद है। अभी मुक्तेश्वरानंद और वासुदेवानंदन के बीच में विवाद है कि आखिरकार शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का है कौन। अब थोड़ा सा और मैं आपको पीछे ले जाती हूँ कि शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे शुरू हुई। कल भी हालांकि मैंने आपको अपने शो में बताया था, लेकिन जल्दी से बताती हूँ। ज्योतिष पीठ की हम बात कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड में है। 18वीं शताब्दी में स्वामी रामकृष्ण तीर्थ इस पद पर आसीन थे। लेकिन आपको पता है कि स्वामी रामकृष्ण के बाद, निधन के बाद, ये मठ करीब 165 ईयर्स, सोचिए 165 वर्षों तक ये खाली रहा। तो विवाद आज से नहीं, बहुत पहले से। आप सोचिए ये 165 वर्षों तक जब ये खाली रहा, तो पद खाली रहा, तो कई दावे सामने आए कि कौन शंकराचार्य। सब कोई अपने आप को उत्तराधिकारी बनाता, कोई और दावा करता, तो ये सब कुछ चलता रहा। फिर ऐसा हुआ कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती लंबे अंतराल के बाद शंकराचार्य बने। और कैसे बने कि वो जो तीनों मठों के नेता थे यानी शंकराचार्य थे, उन्होंने उनको बनाया और 1941 में 70 साल की उम्र में उन्होंने वो पदवी, वो जो स्थान खाली था, उसको ग्रहण किया। अब 1941 में ही ये जो पीठ है, उन्होंने कहा कि भाई शंकराचार्य बनना है तो संविधान फॉलो करना पड़ेगा। संविधान का नाम है मठा मार महानुशासनम, ये संविधान का नाम है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ही शंकराचार्य बनेंगे। चयन के लिए कुछ नियम बने जो अभी तक लागू है। भाई आपको सन्यासी होना चाहिए, आप ब्राह्मण परिवार से हैं, आपको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, अन्य पीठों की मान्यता ज़रूरी है, काशी विद्वत परिषद की मुहर ज़रूरी है, अखाड़ों संतों की सहमति ज़रूरी है, तभी आप शंकराचार्य बन सकते हैं। अब देखिए, आपको भी पता है, मैंने कल भी आपको इतिहास बताया था कि आदि शंकराचार्य द्वारा ये प्रक्रिया शुरू की गई। 4 मठ बनाए गए, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, ज्योतिष पीठ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इन चारों मठों की स्थापना की गई और जो उन मठों के अध्यक्ष होते हैं उनको कहा जाता है शंकराचार्य। अब इस पर विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटम अब तो कोर्ट तक बात पहले तो थी, लेकिन अभी और पहुंच गई है। जरा ये बाइट सुनिए आप। निश्चित तौर से जहां भी अत्याचार अन्याय हुआ, जहां सनातन के ऊपर बात उठी, वहां पर हमारे शंकराचार्य जी निश्चित तौर से खड़े रहे। और आज ये सनातन की सरकार बनने वाली जो कहती है कि हम हैं, और ये झूठे फर्जी लोग, फ्रॉड लोग सत्ता में बने रहने के लिए आज इस गिरुआ वस्त्र का भी अपमान कर रहे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट तो तोड़ा इन लोगों ने, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां तोड़ी, महादेव की शिवलिंग को तोड़े। और जब बात उठी तो यहाँ का जो झूठा और बहुरूपिया मुख्यमंत्री है, वो बनारस में जाकर कहता है कि ये एआई जनरेटेड है, एआई के द्वारा जनरेट करके हम लोगों ने दिखा दिया। और ये पूरी तरीके से काशी का एक नागरिक जानता है, जो वीडियोज आए, फोटोज आए, वो सारे आए वहां के लोगों ने बनाया। अब सवाल यही है कि ये जो लड़ाई है वो कहाँ आके रुकेगी? क्या ये कोर्ट में सॉल्व होगी? क्या फिर ये जो राजनीति है इस पर और गर्मा जाएगी? इस सब का सवाल, इस सब का जो जवाब है वो तो आगे पता चलेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।